हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम आज सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो जो संविधान था तो ये पारित कब हुआ था, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो भारतीय संविधान था वो कब पारित हुआ, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। और कब ये प्रभावी हुआ, तो प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये दो डेट हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछ ली जाएंगी कि बताइए जो हमारा भारत का संविधान था कब पारित हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। और तो कब ये प्रभावी हुआ था, तो प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए जो जब संविधान बना तब इसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। समय के साथ इसमें क्या हुआ, जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या में संशोधित करते हुए आज प्रेजेंट में इसकी जो संख्या है वो है 12। तो हमारे जो संविधान में आज के समय में 12 अनुसूचियों का प्रावधान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो 12 अनुसूचियां। देखिए जो पहली अनुसूची है उसमें लिखा है, इसमें राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो जो पहली अनुसूची है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि भारत के जो राज्य होंगे और संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत के जो राज्य होंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे जो राज्य हैं 28 राज्य हैं प्रेजेंट में और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो हमारा जम्मू कश्मीर था वो राज्य नहीं है, अब उसकी जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू और लद्दाख, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी अनुसूची है, वो है राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों को वेतन पेंशन का उल्लेख। तो हमारी जो दूसरी अनुसूची है इसमें बताया गया है कि जो राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पद अधिकारी होंगे, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष, इनके जो वेतन और पेंशन के बारे में बताया गया है अनुसूची दूसरी में। तीसरी जो अनुसूची है इसमें बताया गया है विभिन्न पद अधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। कौन से में? अनुसूची तीसरी में। एक जो तीसरी अनुसूची है इसमें बताया गया है जो कि विभिन्न राज्य पदाधिकारी होते हैं, ये सभी जो शपथ लेते हैं उसके बारे में अनुसूची तीसरे में बताया गया है, ठीक है ना। जो चौथी अनुसूची है उसमें देखिए विभिन्न राज्यों व संघ प्रदेशों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब जो चौथी अनुसूची है इसमें बताया गया है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में चुने जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। जो पांचवी अनुसूची है इसमें बताया गया है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। देखिए जो क्षेत्र होते हैं अनुसूचित जाति जहाँ रहती है वहां जो क्षेत्र होते हैं वहां पे कैसा प्रशासन चलेगा, कैसा वहां पे सब जो अधिकारी हैं या वहां का जो प्रशासन है पूरा वो किस तरीके से वहां काम करेगा, इस सब की जो जानकारी दी गई है पांचवी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में लिखा है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। देखिए जो छठी अनुसूची है तो जो छठी अनुसूची में उसमें लिखा है कि जो आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ये 4 जो राज्य हैं इन पर जो जनजाति क्षेत्र हैं वहां पर शासन कैसे किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्न में से किस राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में नहीं है। तो आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो आपको क्या लगाना है? सिक्किम, क्योंकि केवल 4 ऐसे राज्य हैं जिनका उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में, वो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा।
ये 4 जो राज्य हैं इनसे आपको बिल्कुल इनको याद करते हुए चलना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो हमारी 7वीं अनुसूची है इसमें लिखा गया है कि जो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख है। ठीक है ना। तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है इसमें बताया जाता है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं उनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस प्रकार होगा, तो उसके बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है 7वीं अनुसूची में। ठीक है। अब जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। इनमें जो संघ सूची होती है, देखिए जो संघ सूची होती है इसके जो विषय आते हैं, ठीक है ना, इसमें जो विषय आते हैं उन पर कानून कौन बना सकता है, तो संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार जो है वही केवल इन पर कानून बना सकती है जो संघ सूची के विषय हैं। ठीक है। अब जो संघ सूची के विषय हैं पहले जो थे वो थे 97। ठीक है ना। जब संविधान बना था तो तब इसकी जो संख्या थी, जो संघ के जो विषय थे उनकी संख्या कितनी थी, 97। और अब कितनी हो गई, अब हो गई है 100। तो प्रेजेंट में इनकी संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे इनकी वर्तमान में संख्या है 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है। ठीक है। फिर जो राज्य सूची होती है, जो राज्य सूची होती है इसको आप नाम से ही बता सकते हैं कि इस पर जो कानून बनते हैं वो बनाती है कौन, राज्य सरकार है। लेकिन अगर जो भारत देश के हित में कोई चीज है, ठीक है ना, जैसे कोई इंटरनेशनल जो समझौता हो गया जो भारत के लिए क्या है, हित में है, और वो विषय किस में आ रहा है, आपका राज्य सूची में। ठीक है। तो ऐसे में जो हमारी केंद्र सरकार है वो इसमें कानून बना सकती है, मतलब जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर राज्य ही कानून बनाता है, लेकिन जब भारत देश के हित की बात आती है तब केंद्र सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकता है। तो जो राज्य सरकार है इसमें जो पहले जो विषय थे वो थे 66। ठीक है ना। आज जो वर्तमान में इसके जो विषय हैं वो हैं 62 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सूची में ऐसे 62 विषय दिए गए हैं जिन पर जो है राज्य सरकार नियम बना सकती है। ठीक है। तीसरी जो सूची आती है वो है समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। ठीक है। मगर एक यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पर क्या होता है, जब कोई जैसे नियम है राज्य सरकार ने भी बना दिया, केंद्र सरकार ने भी बना दिया, लेकिन वो आपस में क्या है, मेल नहीं खाते, एकदम अपोजिट है या थोड़ा बहुत अपोजिट है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया है वही मान्य होगा, जो राज्य वाला नियम है वो इस पर मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो जो समवर्ती सूची है इस पर जो पहले विषय थे वो थे कितने, 47 विषय। ठीक है, जब संविधान बना था। उसके बाद आज प्रेजेंट में इनकी संख्या है 52 विषय। तो 52 ऐसे विषय हैं जिन पर समवर्ती सूची में इनको रखा गया है और इन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती है। ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है 7 अनुसूचियां खत्म होती हैं। इसके बाद हमारी अभी 5 और बची हैं जिनको हम अभी कंप्लीट करते हैं। जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है ना, जो 8वीं अनुसूची है उसमें देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। जो 8वीं अनुसूची है उसमें बताया गया है कि भारत की 22 भारतीय भाषाएं हैं, मतलब मान्यता प्राप्त हैं, जो भारत में मान्यता प्राप्त होती हैं वो भाषाएं 22 हैं। जब संविधान में इसे रखा गया था तब 22 भाषाएं नहीं थी, तब केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है ना, तब 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर इनमें परिवर्तन किया गया, संविधान संशोधन किया गया, जिसके कारण आज इनकी संख्याएं 22 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कब कब इनमें संविधान संशोधन हुए हैं। देखिए, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद इसमें एक 15वीं भाषा जोड़ी गई। पहले 14 थी, ठीक है ना, तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, वो थी सिंधी भाषा। ठीक है ना, तो सिंधी भाषा थी
वो थी 15वीं भाषा और जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा, तो जो सिंधी भाषा थी वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो वो आपको याद रखना होगा 21वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है ना, तो वो कौन कौन था, वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है ना, तो ये 3 जो लैंग्वेज थी जो इसमें जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको आप याद रख सकते हैं नमक से। देखिए, ना से हो गया आपका नेपाली, माँ से हो गया आपका मणिपुरी और का से हो गया आपका कोंकणी। तो आपको नमक से याद रखना है कि जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था वो क्या था, वो नमक था। नमक से मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो आपको याद आएगा जो नमक होता है उसका मतलब होता है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, तो वो हुआ था तब उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इनके नाम होते हैं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 4 जो लैंग्वेज हैं जो जोड़ी गई थी संविधान में, कब, जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था तब ये 4 भाषाएं और इसमें जोड़ ली जाती हैं। तो देखिए, जो हमारी 9वीं अनुसूची है, ठीक है ना, जो 9वीं अनुसूची है ये क्या कहती है, जो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख। ठीक है ना, जो 9वीं अनुसूची है ये कहती है अगर जो राज्य है या केंद्र सरकार है वो चाहे तो आपकी जो भूमि है उसको अपने लिए ले सकती है। जैसे कि उसको सड़क बनाना है, उसको कोई अस्पताल बनाना है, विद्यालय बनाना है, तो वो अगर आपकी जमीन ले लेती है तो आप इस मामले में कोर्ट में नहीं जा सकते, आप न्यायालय नहीं जा सकते, आप वहां मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते कि मेरी जमीन जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ले रही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है अनुसूची 9 में। ठीक है ना, अब जो अनुसूची है ये कब जोड़ी गई थी, ये था पहला संविधान संशोधन। जो पहला संविधान संशोधन था वही था 9वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है इसमें है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है, जो दल बदल से संबंधित प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। तो ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन इसमें हुआ था 1985 में। ठीक है ना, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची है, इसमें क्या लिखा है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है ना, जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनको 29 विषय दिए गए हैं जिस पर वो काम कर सकती हैं। ठीक है ना, और ये जो अनुसूची है ये कब जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है ना, और जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची क्या कहती है कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए से दिए गए हैं। ठीक है ना, जो नगरों में जो कार्य किए जाते हैं वो आते हैं 12वीं अनुसूची में। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के अंदर जो संस्थाएं काम करती हैं उनको किस में रखा गया है, 12वीं अनुसूची में। और ये कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी जो अनुसूचियां थी 12 वो खत्म होती हैं। देखिए, ये जो सूचियां होती हैं वो है 12 अनुसूचियां, लेकिन जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल बोलते हैं जिसको अनुच्छेद, तो वो है 395। ठीक है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये केवल अनुसूचियां ही हैं। अनुच्छेद 395 अलग है और फिर संविधान संशोधन जो है वो भी अलग है। ठीक है, तो ये केवल क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। चलिए, अब मैं आपको इनको याद करने के लिए जो मैंने बताया था आसान तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली अनुसूची में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, दूसरे में क्या है, वेतन। ठीक है ना, पहले आपको राज्य मिल जाएगा, फिर उससे आपको क्या मिलेगा, वेतन। ठीक है ना, और फिर तीसरे में क्या है, वेतन के बाद आपको मिलेगा वहां पर आपको शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है ना, तो आपके 3 होगा। इसके बाद क्या होगा, आप राज्य बनने के लिए प्रतिनिधि कहलाएंगे।
ठीक है ना। तो जी हमारी चौथी अनुसूची निपट गई। इसके बाद जब पांचवी अनुसूची आती है, इसमें जनजाति क्षेत्र आते हैं, ठीक है ना। तो जनजाति क्षेत्र आते हैं कौन से में, आपके पांचवी अनुसूची में। अब जब छठवीं अनुसूची आती है तो आपको इसमें वो राज्यों के नाम दिए जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको राज्य मिलेगा, इसके बाद आप उनका क्या करोगे, शक्तियों का बंटवारा आपने किया जाएगा, ठीक है ना, जो हम पढ़ चुके हैं 7वीं अनुसूची में। इसके बाद आप जब शासन करेंगे तो आपको भाषाएं बोलनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो 8वें में आप क्या करेंगे, भाषाएं बोलेंगे, ठीक है। 9वें में क्या होगा, तो 9वें में आपका क्या होगा कि आपको भूमि चाहिए होगी, ठीक है ना। तो भूमि के बाद आप क्या करोगे, एक जगह से दूसरे जगह क्या करोगे, अपना दल बदलोगे, ठीक है ना। 10वें में क्या होगा, देखिए दा से आप ऐसे याद कर सकते हैं, दा से होता है 10 और दा से होता है दल बदल, ठीक है ना। तो 10 से क्या होगा, दल बदल। जैसे ही आप 11वें में आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा ये जो राज्य है वो कंप्लीट हो गया है। अब 11वीं में आप जैसे ही आएंगे तो आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या आता है, गांव, ठीक है। तो पंचायती, गांव में क्या होती है, पंचायती होती है। तो पंचायती राज काल में आ गया 11वें में। 12वें में जब आप शहरों में आएंगे तो क्या है, आपको शहरी स्वशासन संस्थाएं, ठीक है। तो वो मिलेंगे आपको 12वीं अनुसूची में, ठीक है। हमारी जो अनुसूचियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए।